वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका वेलकम करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन चलते हैं इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 के ऊपर, जिसके अंदर अपन बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे। मतलब जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर किस तरीके से होता है, क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको अपन कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बेटा, आज का जो अपना टॉपिक बेसिकली रहेगा एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोजेनी। एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस को अपन लोग बात करेंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस भी कह सकते हैं अपन लोग। क्या कह सकते हैं बेटा? एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस की बात करेंगे। बेसिकली आवर्तबीजी भ्रूणोद्भव के किस प्रकार से भ्रूण का जो निर्माण है वह आवर्तबीजी पादपों के अंदर होता है, उसको अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बेटा, बेसिकली होता क्या है। अपन सब जानते हैं कि एक युग्मनज से एक जो जायगोट जो निषेचन का परिणाम होता है, उससे जो भ्रूण है उसके बनने की जो क्रिया है, उसी क्रिया को अपन लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं कि युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को, युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा? इस विकास की प्रक्रिया को अपन लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? भ्रूणोद्भव, या जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ embryo from the zygote is called as embryogenesis. एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब बेटा निषेचन की क्रिया से जो जायगोट बना, उस जायगोट के अंदर कुछ विशेष प्रकार के विभाजन होते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि देखो बेटा, ये था मेल गैमिट, ये था मेल गैमिट, ये था मेल गैमिट, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं अपन लोग नर युग्मक। जब नर युग्मक बेटा मादा युग्मक के साथ मिलता है, नर युग्मक जो होता है वह मादा युग्मक के साथ मिलता है, तो इन दोनों का क्या होता है बेटा? फ्यूजन होता है। इन दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है। मतलब और फ्यूजन की जो क्रिया होती है, इन दोनों का क्या होता है बेटा? संलयन होता है। और इस संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? निषेचन, या जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। और निषेचन के बाद क्या बनता है? निषेचन के बाद बेटा बनता है आपके युग्मनज, जायगोट का निर्माण होता है। अब इस जायगोट के अंदर विभिन्न प्रकार के विभाजन होंगे। क्या होंगे बेटा? डिवीजन होंगे। इसके अंदर डिवीजन होंगे, और डिवीजन से आगे चलकर क्या बनेगा? अपना एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। तो ये जो पूरा क्रिया है, इसी क्रिया को अपन भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब होता कैसे है, किस तरीके से होता है, उसको अपन बाद की बात है। पहले अपन को समझना है कि क्या अपन पढ़ रहे हैं, वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो वही कहा अपन ने कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोजेनेसिस। बेटा अपन ने बात की थी कि जो एम्ब्रियोसैक होता है, एम्ब्रियोसैक के अंदर एक तरफ होता है बेटा माइक्रोपाइलर रीजन, और एक तरफ होता है चैलेंजल रीजन। एक तरफ होता है बेटा बीजांड द्वारी सिरा, और दूसरा नीचे की तरफ जो होता है, दूसरी तरफ जो है वो होता है बेटा चैलेंजल एंड। तो हमेशा जो युग्मनज बनता है, जो जायगोट बनता है, उसका परिवर्तन जो है वह माइक्रोपाइलर एंड पर होता है। किस पर होता है बेटा? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो है, उस तरफ जो है भ्रूण का परिवर्तन होता है। मतलब युग्मनज से जो भ्रूण का परिवर्तन जो होता है वह कहां पर होता है बेटा? जायगोट जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाता है, और वहां पर उसका परिवर्तन होता है। माइक्रोपाइलर एंड को हिंदी के अपन लोग हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे बेटा? बीजांड द्वारी सीरा। बीजांड द्वारी सीरा जो होता है, उसकी तरफ युग्मनज का परिवर्तन होता है। ये रहा जायगोट। इस जायगोट के अंदर आगे चलकर क्या होगा बेटा? परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? डेवलपमेंट होगा।
इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक आई थिंक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि द एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। भ्रूण का विकास भ्रूण कोश के बीजांड द्वारी सिरे पर होता है, जहां पर युग्मनज जो है वह उपस्थित होता है। आगे की तरफ बेटा बात करते हैं कि एक चीज ध्यान रखना बेटा, युग्मनज को विकसित होने के लिए, आगे परिवर्तन करने के लिए पोषक पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो पोषक पदार्थ होते हैं, अधिकांश युग्मनज का परिवर्तन तभी शुरू होगा जब कुछ मात्रा के अंदर भ्रूणपोष का निर्माण या एंडोस्पर्म का निर्माण हो चुका होता है। और यह जो एंडोस्पर्म है या जो भ्रूणपोष है, यह विकसित हो रहे भ्रूण को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यही है, क्या कह रहा है कि अधिकांश युग्मनज में विभाजन तभी होता है जब कुछ मात्रा के अंदर भ्रूणपोष बन जाता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जब युग्मनज बन जाएगा, उसी के युग्मनज बनेगा तो जो उसका परिवर्तन है वो तभी शुरू होगा जब कुछ मात्रा के अंदर एंडोस्पर्म बन जाए। क्यों? क्योंकि विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण चाहिए, और पोषण प्रदान कौन करेगा? भ्रूणपोष जो है वह विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। यह विकसित हो रहे भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का अनुकूलन है। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो। इज दैट क्लियर? ये देखो बेटा, ये जाइगोट जो है, जाइगोट को जब न्यूट्रिशन, जाइगोट बना एक बार के लिए थोड़ा सा पॉज हो जाता है, प्रोसेस जो है पॉज हो जाता है। जब एंडोस्पर्म बना तो एंडोस्पर्म जो है, भ्रूणपोष जो है, भ्रूणपोष, ये जो भ्रूणपोष है, ये भ्रूणपोष इसको न्यूट्रिशन, पोषण प्रोवाइड करेगा, तभी ये जो है, ये पोष जो है यहां से हटता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं बेटा कि सबसे पहले क्या होता है कि जो निषेचित एग है, जो निषेचित एग है, उस निषेचित एग के अंदर क्या होगा? एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, एक ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। ये बेटा मैं पहले भी बता चुका हूं और एक बार बता देता हूं कि सपोज मैं कह रहा हूं अपने पास कोई ऐसी चीज है, ठीक है, सपोज मैं कह रहा हूं ये है, तो इसका अगर अपन यूं कट करते हैं इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस। क्या लिखते हैं बेटा इसको? टीएस। इसको बोलते हैं बेटा अनुप्रस्थ काट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? अनुप्रस्थ काट। लेकिन अगर इसी चीज को मैं यूं काटता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, अगर इसी चीज को मैं यूं काटता हूं, यूं अगर कट लगाता हूं, खड़ा काटता हूं, तो इसको बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, या इसको लिखते हैं एलएस, या इसको लिखते हैं बेटा अनुदैर्ध्य काट। क्या बोलते हैं बेटा? अनुदैर्ध्य काट। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? ये जो निषेचित एग है, जिसको अपन लोग ऊ स्पोर या अंड बीजाणु कहेंगे, उसके अंदर एक क्या होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा, अनुप्रस्थ काट होगा। एक विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं बनेगी। एक कोशिका जिसको बोलेंगे बेटा आधारीय कोशिका। क्या बोलेंगे बेटा? आधारीय कोशिका। यह आधारीय कोशिका कहां बनेगी? यह आधारीय कोशिका बेटा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेगी। और एक बड़ी कोशिका बनेगी जिसको बोलेंगे शीर्षस्थ कोशिका या अंतस्थ कोशिका नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस अंतस्थ कोशिका को अपन भ्रूणीय कोशिका भी कह सकते हैं। इसी को अपन लोग क्या कह सकते हैं बेटा? भ्रूणीय कोशिका, एम्ब्रियोनल सेल। क्या कह सकते हैं बेटा? एम्ब्रियोनल सेल। जो बेसल सेल है उसको अपन लोग निलंबक कोशिका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? निलंबक कोशिका। सस्पेंसर सेल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा कि सबसे पहले क्या हुआ? अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, दो सेल्स बनी, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनी बेसल सेल और चैलेजल एंड की तरफ बन गई एपिकल सेल। क्लियर है यहां तक? किसकी तरफ बन गई? एपिकल सेल। और उसके अलग अलग नाम जो वो याद रखने। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ओस्पोर इज ट्रांसवर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ
टू सेल्स. वन सेल लाइज टुवर्ड माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल की तरफ है. माइक्रोपाइल कहां है? इधर की तरफ है, ध्यान रखना. माइक्रोपाइल इज कॉल्ड बेसल सेल और सस्पेंसर सेल. इसी को क्या बोलते हैं बेटा? बेसल सेल, या इसी को बोलते हैं सस्पेंसर सेल. एंड द अदर सेल लाइज टुवर्ड द चैलेजा. ये वाला पोर्शन कौन सा है बेटा? ऊपर वाला है माइक्रोपाइलर. ये वाला हो गया इधर वाला माइक्रोपाइलर एंड है. और इधर की तरफ कौन सा है बेटा? इधर की तरफ आपके है चैलेजल एंड. इधर की तरफ कौन सा है? चैलेजल एंड. तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ तो क्या बन गई? बेसल सेल बन गई. और चैलेजल एंड की तरफ क्या बन गई? एपिकल या टर्मिनल जो सेल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है. उसके बाद देखना बेटा, उसके बाद क्या होता है कि ये जो आधारी कोशिका है और भ्रूणी कोशिका एक साथ विभाजित होती है. इसके बाद क्या होगी? ये जो कोशिका है आधारी कोशिका और जो भ्रूणी कोशिका, आधारी कोशिका ये वाली, ये दोनों एक साथ विभाजित होती है. इसके अंदर एक साथ विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन द्वारा ये सबसे पहले बनाएगा प्रो एम्ब्रियो. प्रो एम्ब्रियो के बाद बनेगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. ग्लोब्यूलर के बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और एंड के अंदर मैच्योर एम्ब्रियो का निर्माण होता है. प्रो एम्ब्रियो को हिंदी के अंदर लिखते हैं बेटा प्राक भ्रूण. क्या लिखते हैं बेटा? प्राक भ्रूण कहेंगे. ग्लोब्यूलर को बोलते हैं बेटा गोलाकार भ्रूण. क्या बोलेंगे बेटा? सबसे पहले गोलाकार भ्रूण. गोलाकार भ्रूण के बाद आता है हार्ट शेप या हृदयाकार भ्रूण. क्या आता है? हृदयाकार भ्रूण का निर्माण होता है. और अंत के अंदर आपके परिपक्व भ्रूण या मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. बहुत ही इजी है बेटा, इतना इजी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से छोटे अगर बच्चे भी अगर इसको समझे तो आराम से समझ में आ सकता है. सिंपल सी बात कहनी है कि जायगोट के अंदर विभाजन हुआ, उस विभाजन से भ्रूण का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है. सबसे पहले क्या होगा? जायगोट के अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ जिसकी वजह से दो कोशिकाएं बनी, एक बेसल सेल एक एपिकल सेल. बेसल सेल को अपन लोगों ने क्या बोल दिया? सस्पेंसर सेल. और एपिकल सेल को क्या बोल देंगे अपन लोग? जो चैलेजल एंड की तरफ बनती है एपिकल सेल, उसी को अपन लोग आगे एम्ब्रियोनल सेल भी कह सकते हैं. अब इन दोनों के अंदर एक साथ विभाजन होते हैं. विभाजन के द्वारा सबसे पहले आती है प्रो एम्ब्रियो बनता है. प्रो एम्ब्रियो के बाद बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो और ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद बनता है बेटा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और सबसे लास्ट के अंदर आपके मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. क्लियर है बेटा यहां तक? अब यहां पर अपन बात करते हैं बेटा कि जो सस्पेंसर सेल है वह सस्पेंसर सेल ऐसा क्या है, उसके अंदर ऐसा क्या होता है जिसको अपन लोग हिंदी के अंदर बेटा निलंबक कहते हैं. देखो बेटा जो निलंबक कोशिका है, निलंबक कोशिका कहां बन रही थी? निलंबक कोशिका बेटा ये वाली जो कोशिका है इसको अपन लोग बोलेंगे निलंबक कोशिका. ये वाली कौन सी है? निलंबक. आगे चलकर भ्रूण तो इससे बनेगा. ये क्या काम करेगी? तो जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो निलंबक कोशिका है यह बार बार विभाजन करती है और ये विभाजन के द्वारा लगभग 6 से 10 कोशिका लंबा एक तंतु बनाती है जिसको बोलते हैं निलंबक. कहां पड़ी है? माइक्रोपाइलर कोशिका की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो कोशिका है निलंबक कोशिका, उसके अंदर विभाजन हुआ और विभाजन के द्वारा उसने क्या बना दी? लगभग 6 से 10 कोशिका लंबा एक तंतु बना दिया जिसको अपन लोग बोलते हैं निलंबक. क्या है? निलंबक. अब ये निलंबक क्या करेगा? इधर की तरफ होगी एम्ब्रियोनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल क्या करेगी? आगे चलकर एम्ब्रियो का निर्माण करेगी. तो निलंबक क्या करेगा? इस निलंबक इस एम्ब्रियो को भ्रूणपोष के अंदर धकेलने का काम करता है. मतलब पुश करेगा किसको? एम्ब्रियो को. कहां की तरफ? एंडोस्पर्म की तरफ, ताकि वह एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर सके. निलंबक का काम क्या है कि इधर निलंबक कोशिका अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा लगभग 6 से 10 कोशिकाओं वाली लंबी तंतु जैसी संरचना बनाता है जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? निलंबक कहते हैं. निलंबक का प्रमुख कार्य विकासशील भ्रूण को खाद्ययुक्त भ्रूणपोष में धकेलना ताकि उसे आसानी से पोषण मिल सके. बिल्कुल इजी तरीके से यह है निलंबक.
पूरी जो स्ट्रक्चर दिख रही है निलंबक, ठीक है, निलंब की बीजाधार कोशिका फूल जाती है, ये इस फूल जाती है, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ऑस्टोरियल सेल। ये निलंब की है, लेकिन इसकी जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो कोशिका होती है वह थोड़ी आकार में बड़ी हो जाती है फूलने के कारण, इसको अपन लोग बीजांड द्वारी कोशिका या हिस्टोरियल सेल कहते हैं। द सस्पेंसर सेल डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म a 6 to 10 cell is long filament like structure that is called as suspensor. The main function of suspensor is to push the developing embryo into the food laden endosperm to obtain nutrients को obtain करने के लिए। फिर बात करते हैं बेटा देखो एक्चुअली क्या होता है, बीजांड जो होता है वह ओवेरी के अंदर थोड़ा सा टिल्ट या वक्र स्थिति के अंदर होता है, जिसके कारण भ्रूण जो बनेगा वह भी थोड़ा सा कर्व्ड बनता है। और एम्ब्रियो की यह कंडीशन जो है, इस कंडीशन को अपन टॉर्पीडो स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टॉर्पीडो स्टेज। क्या कह रहा है कि बीजांड के शरीर की वक्र स्थिति के कारण भ्रूण वक्र हो जाता है, भ्रूण की इस वक्र स्थिति को टॉर्पीडो कहा जाता है। और जब टॉर्पीडो आ जाती, स्टेज आ जाती है, तो अपन कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो है वह मैच्योर हो चुका है, कि ड्यू टू द कर्व्ड पोजीशन ऑफ ओव्यूल द एम्ब्रियो बिकम कर्व्ड, द कर्व्ड पोजीशन ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज टॉर्पीडो और मैच्योर एम्ब्रियो। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मैच्योर एम्ब्रियो नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? यहां तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं बेटा एक डायकॉट के अंदर, डायकॉट एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या होता है और एक मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक डायकॉट एम्ब्रियो की। तो बेटा एक डायकॉट एम्ब्रियो के अंदर सबसे मुख्य बात कि उसके अंदर एक मेन एक्सिस होती है। तो ये आपको जो दिख रही है, ये जो दिख रही है, ये वाली, सॉरी, ये जो दिख रही है ये इसकी मेन एक्सिस होती है। ये क्या है, एक एम्ब्रियो की मुख्य अक्ष होती है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, भ्रूणीय अक्ष। और इस भ्रूणीय अक्ष को क्या कहा जाता है बेटा, टाइगैलम नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया है, टाइगैलम। और द्विबीजपत्री है, तो इसके अंदर दो क्या होंगे, बीजपत्र, दो क्या होंगे, कोटिलीडॉन होंगे। ठीक है, ठीक है, इसको भ्रूणीय अक्ष कह दिया। और भ्रूणीय अक्ष को अपन क्या बोलते हैं बेटा, टाइगैलम कहा जाता है। इस स्लाइड के अंदर इतना ही समझाया हुआ है। आगे अपन और देखते हैं बेटा कि एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और दो बीजपत्र होते हैं। एक तो हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड दो कोटिलीडॉन। ठीक है, प्रांकुर और मोलाकुल के बीच स्थित अक्ष को भ्रूणीय अक्ष कहते हैं। यहां पर प्रांकुर और मोलाकुल होंगे, जो उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइगैलम या मुख्य भ्रूणीय अक्ष भी कहा जाता है। अ टिपिकल डायकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू कोटिलीडॉन एंड अ मेन एक्सिस, एंड द मेन एक्सिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट टाइगैलम। टाइगैलम भी बोल सकते हैं, टाइगैलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा। अब होता क्या है कि भ्रूण का अक्ष का वह भाग जो इस कोटिलीडॉन से ऊपर है, ये कोटिलीडॉन से ये वाला जो पोर्शन है ये आपको ऊपर दिख रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है, इसको अपन बोलेंगे बेटा एपिकोटाइल। क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जो आगे चलकर क्या बनाएगा, प्ल्यूम्यूल बनाएगा, और इस प्ल्यूम्यूल से आगे चलकर शूट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, शूट का या परो का फॉर्मेशन होता है। ये तो बात हो गई भ्रूणीय अक्ष में कोटिलीडॉन से ऊपर वाले रीजन की। तो कोटिलीडॉन से जो नीचे वाला रीजन है उसको बोलते हैं बेटा हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल, या जिसको बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं, जिससे आगे चलकर मूलांकुर बनता है, और मूलांकुर से आगे चलकर मूल तंत्र या अपन बोलते हैं जड़ तंत्र का निर्माण होता है। और इसका जो अंतिम सिरा है उसके ऊपर मूल गोप लगी होती है। क्या कह रहे हैं कि भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो एपिकोटाइल से ऊपर होता है, जो क्या होता है बेटा, एपिकोटाइल, सॉरी, बीज पत्र से ऊपर होता है। बीज पत्रों से जो ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है, बीज पत्र यहां तक है, तो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे अपन लोग एपिकोटाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एपिकोटाइल, जो प्रांकुर या तने के शीर्ष पर समाप्त होता है।
जो प्रांकुर या तने के शीर्ष पर समाप्त होता है। भ्रूणीय का वह अक्ष जो बीज पत्र से नीचे है उसको अपन ने बोल दिया हाइपोकटाइल। हाइपोकटाइल मूलांकुर या जड़ के शीर्ष पर समाप्त होता है। एपिकोटाइल तो तने के शीर्ष पर और हाइपोकोटाइल मूल के शीर्ष पर समाप्त होता है और जड़ का शीर्ष या मूलांकुर मूल गोप से ढका होता है। ठीक है बेटा, इंग्लिश में देख लो। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच इज प्रेजेंट अबोव द कोटिलिडॉन इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल विच एंड्स इनटू द प्लूम्यूल, विच एंड्स इनटू द प्लूम्यूल और स्टेम टिप, उसी को अपन लोग स्टेम टिप बोल सकते हैं। वाइल द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस which is present below the cotyledon is called as hypocotyle which ends in the radical, जो क्या करता है रेडिकल के अंदर एंड हो जाता है। और इसका जो एंड पोर्शन है, इसका जो टर्मिनल पोर्शन है, इट इज कवर्ड बाय रूट कैप। इज दैट क्लियर? देन कम ऑन दी नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि पोजीशन क्या होती है। जो भी कोटिलिडोन होते हैं बेटा, ये कोटिलिडोन आपको लेटरल कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसको अपन ने बोल दिया प्लूमुल, और ये कौन सा है रेडिकल। तो लेटरल पोजीशन के ऊपर द्विबीजपत्री भ्रूण में दोनों बीजपत्र भ्रूणीय अक्ष की पार्श्व स्थिति में उपस्थित होते हैं और प्रांकुर शीर्ष स्थिति में बना होता है। प्रांकुर तो क्या है बेटा शीर्ष स्थिति के अंदर है, जबकि कोटिलिडोन कहां है बेटा पार्श्व स्थिति के अंदर प्रेजेंट होते हैं। भ्रूण के विकास का यह प्रकार कृषि प्रकार या ओनाग्रेड प्रकार कहलाता है। यह द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण विकास का सबसे सामान्य प्रकार का होता है। क्या है? बिल्कुल इजी बात कहिए कि भ्रूणीय अक्ष के पार्श्व के अंदर तो कोटिलिडोन प्रेजेंट होते हैं, बीज पत्र प्रेजेंट होते हैं, और भ्रूणीय अक्ष के शीर्ष पर आपके प्रांकुर जो है वह स्थित होता है। और भ्रूणीय विकास का द्विबीजपत्री पादपों के अंदर यह सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणीय विकास स्थिति है, जिसे अपन लोग क्रूसिफर या ओनाग्रेड प्रकार का भ्रूणीय विकास कहते हैं। बोथ दी कोटिलिडोन्स आर प्रेजेंट एट लिटल पोजीशन ऑफ, ये लिटरली हो गई ना, ये लिटरल, ये भ्रूणीय एक्सिस है, ये इसके क्या हो गई लिटरल हो गई। इट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस और इसके क्या है बेटा लिटरल प्रेजेंट है। इट प्रेजेंट एज एट लिटल पोजीशन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड प्लूम्यूल इज फॉर्म्ड एट द टर्मिनल पोजीशन। ये तो कौन सी हो गई बेटा टर्मिनल, ठीक है, ये हो गया टर्मिनल। और ये कौन सी पोजीशन हो गई बेटा लिटरल, ठीक है। इन डाइकॉट एम्ब्रियो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज क्रूसिफर टाइप और ओनाग्रेड टाइप। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट। डाइकॉट के एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर यह सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूण विकास होता है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा बेटा, ये कौन सा डायग्राम है बेटा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखा है डायग्राम। ध्यान से देखना बेटा, एक एक चीज अपन ने, ये जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों क्या है कोटिलिडोन है। कोटिलिडोन के नीचे वाला पोर्शन हाइपोकोटाइल, ऊपर वाला एपिकोटाइल, ये जो है प्लूम्यूल है और ये रेडिकल है और ये रूट कैप है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि इनको हाइड कर देंगे और पूछेंगे कि ए बी सी डी क्या है। सबसे ऊपर की तरफ प्लूम्यूल, ये जो दो दिख रहे हैं कोटिलिडोन, ये है प्लूम्यूल कोटिलिडोन। कोटिलिडोन को हिंदी में कहते हैं बेटा बीज पत्र, ठीक है। हाइपोकोटाइल को हाइपोकोटाइल ही लिखोगे तो सही रहेगा, हाइपोकोटाइल, ठीक है। रेडिकल को बोलते हैं रेडिकल लिख लेता हूं मैं, ठीक है। मूलाग्र वगैरह थोड़ा टफ रहेगा। और रूट कैप का हिंदी में लिखते हैं बेटा मूल गोप। तो ये बेटा बात हो गई अपने द्विबीजपत्री की। ये किसकी बात हो गई बेटा द्विबीजपत्री की बात हुई। अब बात करते हैं बेटा अपन एक बीजपत्री एम्ब्रियो की। बेटा देखना, अगर एक बीजपत्री की बात करें कि एक बीजपत्री एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या है, तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों के बीज भले ही एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन अगर भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं की अपन बात करें तो दोनों के अंदर लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर तरह का भ्रूण विकास देखने को मिलता है। क्या कह रहा हूं कि भले ही एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों के अंदर बीज की जो स्ट्रक्चर है वह अलग अलग होती है, लेकिन दोनों ही प्रकार के पादपों के अंदर
जो भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था है, इनिशियल स्टेज है, वह लगभग सिमिलर देखने को मिलती है। वही बात ये स्लाइड कह रही है कि यद्यपि बीज बहुत भिन्न होते हैं। अगर बात करें कि अगर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की बात करें तो दोनों के बीज एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों में क्या होती है बेटा, एक समान होती है। Though the seed differ greatly, the early stage of embryonic development are similar in both dicot and monocot। जैसे अपन ने पढ़ा था कि डायकॉट के अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, डायकॉट के अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आपको ग्लोबुलर स्टेज देखने को मिली थी, तो मोनोकॉट के अंदर भी ये इस तरह की ग्लोबुलर स्टेज देखने को मिलती है, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के जो है वह लगभग समान दिखाई देती है। बात करते हैं भ्रूण की घास फैमिली। घास मतलब एक कह सकते हैं कि सिंबल ऑफ मोनोकॉट। घास जो है वो अपन कह सकते हैं सिंबल ऑफ मोनोकॉट। तो इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट बात क्या है कि घास फैमिली के अंदर जो बीज पत्र होता है एक होता है। मोनोकॉट के अंदर अपन सब जानते हैं कि मोनोकॉट ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर बीज के अंदर एक बीज पत्र होता है, उसको बोलते हैं एक बीजपत्री, और दो बीज पत्र है तो उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। तो यहां पर एक ही बीज पत्र होता है और उस बीज पत्र को एक विशेष नाम दिया गया है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, स्कूटेलम कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, स्कूटेलम। ये क्या है बेटा, यहीं पे लिख लेता हूं कि एक बीजपत्री पादप का बीजपत्र क्या है बेटा, ये कोटिलीडॉन ऑफ मोनोकॉट प्लांट। एंड इट इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना बेटा, इंपोर्टेंट। मैं स्टार लगा देता हूं, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यूं नहीं कि बेटा बस ये स्टार लगा दिया, स्कूटेलम तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी भले कुछ चीज भूल जाओ, लेकिन स्कूटेलम एक बीजपत्री पादप का बीजपत्र, ठीक है, स्कूटेलम कहते हैं। जो कैसा होता है बेटा, ढाल के आकार का होता है, सिल्ड के शेप का होता है, ये भी ध्यान रखना, एस से एस मिला देना, सिल्ड शेप्ड होता है। कैसा होता है बेटा, सिल्ड शेप्ड, ढाल के आकार का होता है, ढाल के आकार का। ढाल होती है ना बेटा, पुराने जमानों के अंदर जब युद्ध होते थे तो तलवारें और भी क्या क्या औजार होते हैं, उनसे बचने के लिए ढाल यूज लेते थे, तो ढाल के आकार का होता है स्कूटेलम, ठीक है। जो भ्रूणी अक्ष के एक तरफ पार्श्व में, भ्रूणी अक्ष ये हो गई, इसके पार्श्व के अंदर लेटरल पोजीशन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये है बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके लेटरल के अंदर। अपने निचले सिरे पर भ्रूणी अक्ष में मूलांकुर और मूल गोप एक अविभेदित आवरण में बंद रहते हैं, जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर निचले सिरे के ऊपर बात करें तो जो मूलांकुर है और मूल गोप है, ये तो रहा मूलांकुर और ये हो गई आपके मूल गोप, इसके चारों तरफ एक अनडिफरेंशिएट अविभेदित आवरण होता है। इस आवरण को अपन लोग बोलते हैं बेटा मूलांकुर चोल। क्या बोलते हैं बेटा, मूलांकुर चोल, या इसी को बोलते हैं कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। तो देखते हैं इसको, एनसीईआरटी क्या कहती है कि इन द ग्रास फैमिली, ये ध्यान रखना बेटा, ग्रास का क्यों पढ़ रहे हैं कि ग्रास कैसा है बेटा, एक मोनोकॉट होता है। क्या होता है बेटा, मोनोकॉट, एक बीजपत्री होता है। ग्रास जो है वह एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, ठीक है। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलीडॉन इज कॉल्ड एज स्कूटेलम। क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। एंड स्कूटेलम है और सिल्ड शेप्ड है, दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड द लेटरल पोजीशन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। At the lower end, the embryonal axis has the radicle and root cap, which are enclosed in a undifferentiated shield, which is called as कोलियोराइजा। उसको क्या बोलेंगे बेटा, कोलियोराइजा। यहां पे देखो ना बेटा, ये आपको मूलांकुर है और ये जो है वह मूल गोप है। ये तो आपको दिख रही है मूलांकुर, ठीक है, और ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो हो गया आपके मूल गोप, ठीक है।
मूल रेडिकल, रेडिकल के ऊपर यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये स्ट्रक्चर है आपके मूल गोप। तो इसके चारों तरफ आपको जो है ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो कवरिंग दिख रही है, ये वाली, ये जिसको मैं ब्लू कलर से कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो कवरिंग है बेटा, ये जो कवरिंग आपको दिख रही है, ये कवरिंग जो है, इस कवरिंग को ही अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोलियोराइजा कहते हैं। क्लियर है बेटा, इसको अपन लोग बोलेंगे कोलियोराइजा या मूलांकुर चोल नाम से जो है वह जाना जाता है। क्लियर है बेटा, यहां तक आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेटा कि अगर अपन बात करें, ये तो हो गई नीचे वाली संरचनाओं की, एक घास के अंदर जो एम्ब्रियो है उसकी नीचे की जो संरचना है उसकी बात कर दी। अब अपन ऊपर वाली संरचनाओं की बात करते हैं। देखो बेटा, स्कूटेलम कुछ यहां पर था, अब अपन स्कूटेलम से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं। तो स्कूटेलम भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो स्कूटेलम के जुड़ाव स्तर से थोड़ा सा ऊपर होता है, उसको तो बोल दिया अपन ने एपिकोटाइल। क्या बोल दिया? एपिकोटाइल। वही है स्कूटेलम बीज पत्र से ऊपर एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल में एक परोसिस और कुछ पर्ण आद्यक होते हैं। इसके अंदर क्या होंगे? एक तो होता है परोसिस और कुछ पर्ण आद्यक होते हैं, और एक खोखली पर्णिल संरचना में बंद होते हैं जिसे प्रांकुल चोल या कोलियोप्टाइल कहते हैं। यहां पर क्या होता है? कोलियोप्टाइल। ये वाला जो है इसको बोलेंगे बेटा कोलियोप्टाइल। इसको क्या बोलेंगे? प्रांकुर चोल। क्या बोलेंगे बेटा? प्रांकुर चोल नाम से जानते हैं। क्लियर चीज? वही कह रहा है, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबोव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। यहां पर इसका ये लेवल आ रहा है, इस लेवल से ऊपर की तरफ का जो पोर्शन है उसको बोल दिया अपन ने एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज अ सूट एपेक्स, यहां पे तो एक सूट एपेक्स है, एंड अ फ्यू लीप प्राइमोर्डिया। एक सूट एपेक्स है और कुछ लीप प्राइमोर्डिया है। ठीक है, विच आर एनक्लोज इन अ होलोफोलियर स्ट्रक्चर। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को पूरी की पूरी, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये स्ट्रक्चर जो है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो कोलियोराइजा नीचे का पोर्शन है, कोलियोप्टाइल जो है वह ऊपर का पोर्शन होता है। ये बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा। एनसीईआरटी ध्यान रखना, वो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर ये आपके डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना। सबसे पहले तो बात कर ली ये स्कूटेलम। क्या हो गया बेटा? स्कूटेलम। और स्कूटेलम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है? स्कूटेलम जो होता है वह एक बीजपत्री पादपों का, एक बीजपत्री पादपों का बीज पत्र होता है। क्या होता है बेटा? बीज पत्र। स्कूटेलम क्या है बेटा? इट इज व्हाट? इट इज द कोटेलिडोन ऑफ मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट का जो कोटेलिडोन होता है उसको अपन लोग स्कूटेलम नाम से जानते हैं। फिर देखो बेटा, फिर ऊपर की तरफ क्या होता है बेटा? कोलियोप्टाइल, प्रांकुर चोल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रांकुर चोल बोलते हैं। और नीचे की तरफ क्या होता है बेटा? मूलांकुर चोल। क्या होता है बेटा? मूलांकुर चोल जो होता है वह नीचे की तरफ होता है। सूट एपेक्स, ये एपिब्लास्ट है, ये रेडिकल है, और रूट कैप है। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आता है, थोड़ा सा दिमाग 2 सेकंड के लिए पॉज करना और उसके बाद सोचना, आपको 101% जो है वह आंसर मिल जाएगा। ये देखो बेटा, एक बहुत ही शानदार डायग्राम है कि सबसे पहले माइक्रोपाइल एंड है, ये है आपका चैलेजल एंड। इधर की तरफ मैं कह रहा हूं चैलेजल एंड है। ये कौन सा है बेटा? चैलेजल एंड है। तो सबसे पहले युग्मनज जो है वो बीजांड के भीतर होता है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ आता है। सबसे पहले उसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ तो बनती है आधार कोशिका, और इधर की तरफ चैलेजल एंड की तरफ क्या बनती है? एपिकल सेल। बेसल सेल से आगे चलकर निलंबक बनता है, और ये जो है आगे जो एपिकल सेल है वो आगे चलकर आपके सेल बनाती है, एम्ब्रियो का निर्माण करती है। निलंबक का काम अपन ने पढ़ा कि वह विकसित हो रहे भ्रूण को
क्या करेगा, भ्रूणपोष के अंदर धकेलने का काम करता है। उसके बाद जो है हार्ट शेप आता है और टॉर्पिडो स्टेज आती है और फिर मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये आपको मोनोकॉट का और ये जो है ये डायकॉट का और ये मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो आपको बताया हुआ है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बेटा बोलिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अच्छी तरीके से। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आराम से डायग्राम को देख लीजिए। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर अपने फिर देखो बेटा, बात करते हैं बीज की। दी बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक सीड, और बीजी पादपों के बीजों की जीव विज्ञान, और बीजी बीजों की जीव विज्ञान। बीज क्या है क्या नहीं है उसको बात करते हैं बेटा। अपन पहले भी हालांकि पढ़ चुके हैं कि निषेचन के बाद अंडाशय से तो फल का निर्माण होता है और बीजांड से जो है वह बीज का निर्माण होता है। जो स्टेरलाइज्ड ओव्यूल था यह आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करता है, मैच्योर सीड। सीड को अपन लोग मेगा स्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। कि आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद जो होता है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, देन द आंसर विल बी दी सीड। बीज जो होते हैं वह आवृतबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होते हैं। निषेचित अंडा बीजांड को बीज कहते हैं। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड। दूसरे शब्दों में बीज एक परिपक्व निषेचित अद्यावर्ण युक्त गुरु बीजाणु धानी है। अद्यावर्ण निषेचित अद्यावर्ण युक्त गुरु बीजाणु धानी, क्योंकि अद्यावर्ण गुरु बीजाणु धानी अपन बोलते हैं बीजांड को और निषेचित है इसलिए वही बीज है। ठीक है। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नॉन एज सीड्स। जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, सीड बोलते हैं। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। अदर वर्ड्स, सीड इज अ मैच्योर फर्टिलाइज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ध्यान से स्टार लगा देता हूं, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, बिल्कुल। पहले क्या लगे हुए थे, पहले बीजांड लगे हुए थे, ये इस बीजांड को बड़ा करके बताया, निषेचन हुआ, जायगोट बना और उसके बाद क्या बनता है बेटा, एक बीज बनता है। और बीज के अंदर ये आपको जो है जो भी स्ट्रक्चर होती है बीज के अंदर, भ्रूण है और भी कई सारे स्ट्रक्चर है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो भी इंटेगुमेंट है वो आपको देखने को मिलेंगे। एक बेटा मैच्योर सीड के अंदर क्या क्या होता है। एक मैच्योर सीड के अंदर सबसे पहली चीज होती है बाहर की तरफ बीज का आवरण, जिसको बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं बेटा, सीड कोट। सीड कोट के बाद भ्रूण होता है। सीड कोट के बाद आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, ये जो भ्रूण जो दिख रहा है ये देखने को मिलता है। और एक होता है बेटा भ्रूणपोष, ये जो है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या करेगा, जब तक इसमें से लीफ नहीं निकलेगी तब तक इसको भ्रूण को, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। ऑल द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड कोट। और एक चीज इंपोर्टेंट, बीज की वे सभी संरचनाएं जो सीड कोट के अंदर होती है उसको बेटा कर्नेल नाम से जानते हैं, कर्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गिरी या कर्नेल नाम से जाना जाता है। कि एक बीज आवरण के अंदर, सीड कोट के अंदर उपस्थित समस्त संरचनाएं कर्नेल या गिरी कहलाती है। और एक पारुपिक बीज में तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग सीड कोट जो उसको चारों तरफ से कवर करके रखता है। दूसरा भाग जो होता है बीज भ्रूण होता है बीज के अंदर, जिसके अंदर एक तो होता है बीज पत्र और दूसरा होता है भ्रूण की अक्ष। ये है भ्रूणी अक्ष और भ्रूण है पूरा। और भ्रूण जो है विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करने के लिए उसके अंदर क्या होता है, एक एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष होता है। क्लियर है बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। आगे की तरफ बात करें तो भ्रूणपोष की बात कर लेते हैं। हालांकि पहले पढ़ चुके अपन लोग कि यह निषेचन के बाद बनने वाला पोषक उत्तक जो बीज में उपस्थित या अनुपस्थित भी हो सकता है। एक चीज इंपोर्टेंट बेटा, जो बीज होते हैं वह भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। मतलब यह हो सकता है कि विकसित हो रहे भ्रूण ने
भ्रूणपोष को पूरा ही काम में ले लिया या पूरा काम में नहीं लिया, तो कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म द सीड आर टू ऑफ टाइप। जो पहले प्रकार के बीज होते हैं वो होते हैं बेटा अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज। अभ्रूणपोषी शब्द ही अपना मतलब बता रहा है, जिसके अंदर भ्रूणपोष है नहीं, तो गया कहां भाई? जो भ्रूण विकसित हो रहा था ना, उसने भ्रूणपोष को पूरा का पूरा क्या कर लिया? काम में ले लिया। कि इस प्रकार के बीजों में परिपक्वता पर भ्रूणपोष नहीं होता है, भ्रूणपोष नहीं होता है, इसलिए इन्हें अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज कहते हैं। कि उनके बीजों के अंदर भ्रूणपोष होगा ही नहीं, तो भ्रूणपोष गया कहां? उस भ्रूणपोष को विकसित हो रहे भ्रूण ने पोषण के लिए काम में ले लिया। भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूणपोषी ऊतकों का उपभोग कर लिया जाता है। नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होते हैं? वर्ड ही अपना मतलब बता रहा है। नॉन एंडोस्पर्मिक, द सीड विच डू नॉट कंटेन एंडोस्पर्म, such type of seeds do not contain an endosperm at maturity, therefore they are called non-endospermic or X-albuminous seeds. The endospermic tissue are consumed during the development of embryo. एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय बीज के अंदर प्रेजेंट एंडोस्पर्म को टोटली क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जो मैच्योर सीड होता है उसके अंदर इस समय पर क्या नहीं प्रेजेंट होता बेटा? किसी भी तरह का आपको देखने को नहीं मिलेगा, एंडोस्पर्म जो है वह देखने को नहीं मिलेगा। उसको बोलते हैं बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक जो है बेसिकली आपको डायकॉट प्लांट जितने भी होते हैं, मैक्सिमम डायकॉट प्लांट है उनके अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन डायकॉट के भी अंदर एक कैस्टर सीड्स जो होता है, जो उसके अंदर आपको एल्बुमिनस सीड देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ डायकॉट जैसे ग्राम है, पी है, बीन है, ग्राउंड नट है इसके अंदर, बट इन कैस्टर दी, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, कैस्टर अलग से, कैस्टर सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। स्टार लगा देता हूं। एग्जाम्पल क्या है बेटा? अधिकांश द्विबीजपत्री जो होते हैं जैसे चना है, जैसे मटर है, जैसे सेम है, जैसे मूंगफली है, इनके अंदर आपको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलते हैं। लेकिन कैस्टर जिसको बोलते हैं अरंडी, अरंडी का साइंटिफिक नेम कई बार बताया बेटा, अरंडी, अरंडी का जो साइंटिफिक नेम होता है रिसिनस, रिसिनस कम्युनिकस, कम्युनिकस, हालांकि है नहीं लेकिन मैं यूं ही थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार के सीड जिनको बोलते हैं भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस सीड। मोनोकॉट का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके अंदर क्या होगा कि मैच्योर सीड के अंदर भी आपको एंडोस्पर्म एक बिल्कुल थिन लेयर के रूप में, पतली परत के रूप में दिखाई देता है। एंडोस्पर्म आपको स्टार्च लेयर के रूप में दिखाई देता है। ये बीज भ्रूणपोष का एक भाग बनाए रखते हैं क्योंकि भ्रूण के विकास के दौरान इसका पूरी तरीके से उपयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार के बीजों में भोजन भ्रूणपोष में संग्रहित होता है। इन बीजों में भ्रूणपोषी ऊतक का उपयोग बीज के अंकुरण के दौरान किया। तो भ्रूणपोष यूज कब होगा? जब बीज अंकुरित होता है उस समय उसका उपयोग किया जाएगा। अधिकांश जो एक बीजपत्री बीज जैसे गेहूं है, चावल है, नारियल है, जौ है, मक्का है, इनके अंदर देखने को मिलता है आपको मोनोकॉट। लेकिन ऑर्किड इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा। ऑर्किड जो एक ऑर्किड प्लांट्स के अंदर आपके जो है एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलते हैं। यही बात है बेटा, उसको अगर पढ़ लिया तो इसको भी देख लो। दीज सीड्स रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड बाय दी जस्ट एक मिनट, बाय दी 1 मिनट बेटा प्लीज, बाय दी कहा गया रे, वापिस देख लें। These seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during the embryonic development. In this type of seed, food is stored in endosperm and the endospermic tissue in these seeds are utilized during the seed germination and their cotyledons are thin and membranous. ठीक है, तो ये एम्ब्रियो है, ठीक है, मेज या कॉर्न का दे रखा है बेटा। आगे की तरफ बात करते हैं बेटा। एक मैच्योर सीड के अंदर बात करें कि
जो फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड के चारों तरफ अपन ने इंटेगुमेंट स्ट्रक्चर देखी थी, अध्यावरण स्ट्रक्चर देखी थी, तो वो आगे चलकर क्या बनाती है, एक सुरक्षात्मक बीजावरण का निर्माण करती है। ये इंटेगुमेंट तो कैसी होती थी बेटा, सॉफ्ट होती थी, लेकिन जो सीड कोट होते हैं वह हार्ड और प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। परिपक्व बीज का जो बीजावरण है वह इंटेगुमेंट से बनता है। क्या बनता है, इंटेगुमेंट से। क्लियर है बेटा। आगे की तरफ देखें बेटा, आगे अगर बात करें तो जिस तरीके से बीजांड के अंदर बीजांड द्वार था, तो सीड के अंदर भी क्या एक छोटा सा छिद्र होता है, और वह छिद्र क्या काम कर रहा है, वह उस छिद्र में से जल और गैसों का स्थानांतरण होता है, और वो एक विकसित हो रहे भ्रूण के लिए क्या है बेटा, जरूरी है। बीजांड द्वार बीजावरण में एक छोटे छिद्र के रूप में बना रहता है। बीजांड द्वार जो है, माइक्रोपाइल है, वह एक छोटे छिद्र के रूप में यहां पर देख रहे हो आप लोग, जो है वह प्रेजेंट है, छोटे से छिद्र के रूप में जो है वो प्रेजेंट है सॉरी, जिससे होकर पानी है, जल है, गैसें हैं, उनका स्थानांतरण होता है। आगे देखो बेटा, बीज प्रसुप्ति एंड अंकुरेशन एवं अंकुरण, मतलब कह सकते हैं कि सीड डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन, इंग्लिश के अंदर इसको लिखेंगे बेटा, लिख लेते हैं इंग्लिश के अंदर, सीड जर्मिनेशन, या पहले जर्मिनेशन नहीं है, नहीं तो बच्चों को लगेगा कि सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन। बेटा जैसे जैसे एक सीड मैच्योर होता है, उसमें वाटर कंटेंट जो होता है वह कम होता जाता है, ठीक है, और बीज जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा वह कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत शुष्क हो जाते हैं। भ्रूण की सामान्य उपापचयी जो क्रिया है वह भी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। भ्रूण निष्क्रियता की अवस्था में प्रवेश कर सकता है। भ्रूण निष्क्रियता, भ्रूण जो होता है वह निष्क्रियता की अवस्था में प्रवेश कर सकता है। अगर उस बीज को अंकुरण के लिए पर्याप्त जो है वातावरण नहीं मिलता, तो हो सकता है कि जो भ्रूण है वह सुप्त अवस्था में चला जाए, और बीज की इस अवस्था को सुप्त अवस्था कहते हैं। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, इसमें जल की मात्रा कम होती जाती है और बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाते हैं। भ्रूण की सामान्य मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वह धीमी हो जाती है। भ्रूण निष्क्रियता की अवस्था में प्रवेश कर सकता है, जिसे प्रसुप्ति या डोरमेंसी कहते हैं। या यदि अनुकूल परिस्थितियां, जैसे उसको जल मिल गया या पर्याप्त ऑक्सीजन मिल गई, तो वो उपयुक्त तापमान मिल गया, तो वह अंकुरित हो जाते हैं। कि एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड seed become relatively dry. The general metabolic activity of the embryo slow downs. The embryo may either state of inactively called dormancy, or if the favorable conditions are available like adequate moisture, oxygen and suitable temperature, then the seed may be germinate and form the new plant. ठीक है, तो बेटा एक बीज और एक अगली जो स्लाइड देखते हैं कि एक बीज और फल के अंदर क्या क्या साइमल्टेनियसली प्रोसेस होते हैं। बेटा जैसे 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 बीजांड जो है वह बीज में परिवर्तित होता है, जैसे जैसे जो बीजांड है वह बीज में परिवर्तित होता रहता है, उसी समय जो अंडाशय है वह फल के अंदर परिवर्तित होता है। इन दोनों का विकास जो है वह साथ साथ में चलता है। अपन सब जानते हैं कि जो बीजांड है, बीजांड जो है वह आगे चलकर क्या बनाता है बेटा, बीज बनाता है, और जो अंडाशय है, जो अंडाशय है वह आगे चलकर फल का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब पैरेलल डेवलपमेंट चलता है, इसको कह सकते हैं पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट्स, सीड और फ्रूट्स का पैरेलल डेवलपमेंट। कि एज ओव्यूल मैच्योर इनटू द सीड, द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड द ओवरी इनटू द फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। दोनों क्या चलते हैं बेटा? साइमल्टेनियसली इसका जो है डेवलपमेंट चलता है। यूं नहीं है कि एक पहले होगा दूसरा बाद में होगा, दोनों का जो डेवलपमेंट है वह साथ साथ में चलता है। फिर देखो बेटा, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सीड? सीड एक बीज के क्या क्या लाभ है? बिल्कुल इजी है, पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि परागण और निषेचन जैसी प्रजनन क्रिया जल से स्वतंत्र होती है। बेटा अपन सब जानते हैं कि अगर पॉलिनेशन, हालांकि कुछ प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन जल की सहायता से होता है, लेकिन मैक्सिमम जो पॉलिनेशन है वो जल की सहायता से न होकर आपके बायोटिक में इंसेक्ट की सहायता से होता है। तो जो निषेचन है या जो परागण है, इसमें कभी भी अपन को वाटर की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए बीज निर्माण एक अधिक भरोसेमंद और विश्वसनीय होता है। सिंस द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड fertilization are independent of water, the seed formation is more dependable or reliable process। बीजों में नए आवासों तक प्रकीर्णन की बेहतर रणनीतियां होते हैं। बीज बेटा जरूरी थोड़ी जो प्लांट जहां ग्रो हुआ, जहां पर बीज बना वहीं पे वो जर्मिनेट हो, नए आवास में जाएगी तो नए आवास में जाकर वहां पर एडेप्ट होना उसके खुद के अंदर सम्मिलित होता है, और ये प्रजातियों को अन्य क्षेत्रों में कॉलोनी या उपनिवेश बनाने में मदद करते हैं। सीड हैव बेटर स्ट्रेटजीज for dispersal to new habitat and help the species to colonize in the other habitats। अदर नई जगह पर जाकर वहां पर वो कॉलोनाइज न्यू जगह पर जाएगा और नया प्लांट बना सकता है। ठीक है, और देखो बेटा कुछ लाभ कि बीज युवा अंकुरों को पोषण प्रदान करते हैं। सीड प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी यंग सीडलिंग। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर एंडोस्पर्म जो है वह प्रेजेंट रहता है, वो भी नहीं हो तो कोटिलिडोनरी लीव्स बनती है। आगे और देखेंगे अपन। कठोर बीजावरण युवा भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है, तो जो इसके चारों तरफ एक हार्ड सीड कोट होता है जो क्या करेगा, उसको पोषण प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है, इसलिए ये नए आनुवंशिक संयोजन उत्पन्न करते हैं जिससे विविधता आती है। सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन leading to the variation। Then come on the next point, the mechanism of seed germination and vivipary। बीज का अंकुरण और जरायुजता की यांत्रिकी, किस प्रकार से बीज का अंकुरण होता है देखते हैं बेटा। सीड का अंकुरण, बीज का बेटा अगर मोटे तौर पर बात करें, मोटे तौर पर बीज का अंकुरण आपको दो प्रकार का ही देखने को मिलता है। एक तो होता है एपीजियल और एक होता है हाइपोजियल। बेटा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बात कह रहा हूं, मैंने बेटा पहले भी कह चुका हूं कि टेक्निकल जो टर्म्स है उनको आपको इंग्लिश के अंदर ही ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा रहेगा, हालांकि हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, एक का भूमिपोपरिक होता है, एपीजियल को बोलते हैं भूमिपोपरिक। ठीक है, और उसको आगे लिख लेंगे अपन, आगे आएगी आपके स्लाइड के अंदर, हिंदी भी लिखी हुई है। ठीक है, डोंट वरी। लेकिन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू लर्न दी टेक्निकल टर्म्स इन इंग्लिश, दैट इज गुड एंड दैट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में इजी रहेगा आप लोगों के लिए। क्यों? अभी बताऊंगा। देखना कि दो प्रकार का जर्मिनेशन देखने को मिलता है, एक होता है एपीजियल और एक होता है हाइपोजियल। हालांकि कुछ प्लांट्स के अंदर विविपेरस प्रकार का जर्मिनेशन भी देखने को मिलता है। देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा, सबसे पहला बात करते हैं एपीजियल या भूमिपोपरिक। ये भूमिपोपरिक थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है। ठीक है, भूमिपोपरिक अंकुरण, एपीजियल अंकुरण। बेटा देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल ये जो आप दिख रहा है, देखो बेटा बीज, यहां से इस डायग्राम को देखने की कोशिश करना। बीज मिट्टी के अंदर दबा हुआ पड़ा है, बीज जो है वह आपके मिट्टी के अंदर दबा हुआ पड़ा है, बीज मिट्टी के अंदर दबा हुआ पड़ा है। अब जब इस बीज को एप्रोप्रिएट गुड कंडीशन, जो उसके लिए एडेप्टेबल कंडीशन है वो मिल गई, तो वह अंकुरण करना शुरू करता है। तब इसके अंदर क्या होता है बेटा, हाइपोकोटाइल जो है वह ग्रोथ करता है। अगर हाइपोकोटाइल ग्रोथ करेगा, ये वाला पोर्शन जो है वो हाइपोकोटाइल है, तो मुझे बताओ एक प्रेशर लगेगा और
इस प्रेशर के कारण कोई ना कोई चीज जो है वो बाहर आ जाएगी। तो इसके अंदर हाइपोकोटाइल के अंदर ग्रोथ होती है जिसकी वजह से कोटिलिडोन बाहर आ जाते हैं। इसे कहते हैं बेटा एपीजीएल। ध्यान से रखना, कौन बाहर आए? कोटिलिडोन। किसमें जोर लगा? हाइपोकोटाइल। मैं एक मिनट बेटा एक जगह पर मैं आपको लिख के रख रहा हूं, इसके बाद में। एक मिनट, दो आ गई मेरे ख्याल से, एक को हटाना पड़ेगा नहीं तो आपके एक ही लेते हैं। क्या हुआ बेटा? एपीजीएल के अंदर ध्यान रखना, एपीजीएल के अंदर क्या हुआ? एपीजीएल देखो बेटा क्या हुआ, एपीजीएल के अंदर, एक मिनट, हाइपोकोटाइल में ग्रोथ हुई, हाइपोकोटाइल में ग्रोथ हुई और कोटेलिडोन बाहर आ गए। लिडोन कम्स आउट, यही हुआ। अब देखना बेटा ये किस में देखने को मिलता है? एक मिनट बेटा, तीनों साथ में पढ़ लेंगे, चिंता मत करो। ये आपको किस में देखने को मिलता है? एपीजीएल। ये इस प्रकार का अंकुरण अरंडी के अंदर, इमली के अंदर, शैम आदि के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा होता है बेटा जिसको बोलते हैं अधोभूमिक या जिसको बोलते हैं हाइपोजीएल। अब हाइपोजीएल में के अंदर क्या हुआ बेटा? बीज अंदर था, बीज अंदर था, उसके अंदर एपिकोटाइल के अंदर, हाइपो के अंदर एपी, एपी के अंदर हाइपो, अभी बताऊंगा। एपिकोटाइल के अंदर क्या हुआ? ग्रोथ हो गई, एपिकोटाइल ग्रोथ हो गई और उसके कारण प्लूम्यूल जो है वो बाहर आ गया। एपिकोटाइल के अंदर ग्रोथ हुई और प्लूम्यूल जो है वो बाहर आ गया। इसके अंदर है मक्का है, चावल है, गेहूं है, नारियल है, चना है, मटर है, मूंगफली है, उसके अंदर आपको हाइपोजीएल, मतलब हाइपोजीएल के अंदर किस में ग्रोथ हुई? एपिकोटाइल के अंदर। ठीक है, हाइपोजीएल के अंदर, एपिकोटाइल के अंदर ग्रोथ हुई। अब देखो बेटा मैं कह रहा हूं ना, हाइपोजीएल के अंदर किस में ग्रोथ हुई बेटा? एपिकोटाइल के अंदर। किसके अंदर? देख ले बेटा, एपिकोटाइल के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। एपिकोटाइल के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, एपिकोटाइल ग्रोथ होती है और जिसके कारण कौन बाहर आ गया बेटा? आ गया प्लूम्यूल जो होता है वह बाहर आ जाते हैं। प्लूम्यूल जो होता है वह बाहर आ जाता है। कौन बाहर आ जाता है बेटा? प्रांकुर जो है या प्लूम्यूल जो होता है वह बाहर आ जाता है। प्लूम्यूल जो होता है, प्लूम्यूल कम्स आउटसाइड। अब बेटा रटना नहीं है, मैं एक एपी का उल्टा हाइपो, हाइपो का उल्टा एपी, ये चीज ध्यान रखनी। एपीजीएल के अंदर किसमें ग्रोथ हुई? हाइपोकोटाइल के अंदर। हाइपोजीएल के अंदर किसमें ग्रोथ हुई? एपिकोटाइल के अंदर। क्या है आए समझ में? मतलब एपीजीएल के अंदर किसके अंदर ग्रोथ हुई? हाइपोकोटाइल के अंदर ग्रोथ हुई और हाइपोजीएल के अंदर किसके अंदर ग्रोथ हुई? एपिकोटाइल के अंदर ग्रोथ हुई। ठीक है, यहां तक याद हो जाएगा। अब बाहर कौन आता है उसके लिए? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के अंदर कोटिलिडोन बाहर आएगा और एपिकोटाइल के अंदर प्लूम्यूल जो होता है वह बाहर आएगा। अब ऐसे ध्यान रखना है बेटा, थोड़ा सा रटना नहीं है, माइंड के अंदर ध्यान रखो। पी जिसमें आएगा, पी से पी मिला देना, ये चीज। एपिकोटाइल में प्लूम्यूल बाहर आता है। ठीक है, एपिकोट एक याद हो गया। दो चीज ध्यान रखनी, एक तो प्लूम्यूल और एक कोटिलिडोन। बाहर कौन आते हैं? ये तो पक्का ही है कि बाहर दो चीजें आती है, या तो प्लूम्यूल बाहर आता है या कोटिलिडोन बाहर आएगा। प्लूम्यूल कब बाहर आएगा? प्लूम्यूल मतलब एपिकोटाइल बाहर आने, एपिकोटाइल में ग्रोथ होने पर। और एपिकोटाइल में अगर ग्रोथ होगी तो उसको बोलते हैं हाइपोजीएल। क्या बोलते हैं? हाइपोजीएल। याद हो गया? बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं जरायुज अंकुरण या जरायुजता, जिसको बोलते हैं विविपेरी। ये बेटा एक विशेष प्रकार का अंकुरण है जिसमें बेसिकली क्या होता है, आपको जितनी भी मैग्रो वेजिटेशन होती है, जो कह सकते हैं कि दलदली इलाकों के अंदर पाई जाती है, जैसे राइजोफोरा की बात कर लें, उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कि यह एक विशेष प्रकार का बीज अंकुरण है जो मैग्रो वनस्पति की विशेषता है, जो कीचड़ युक्त लवणीय परिस्थितियों में पाया जाता है, जैसे राइजोफोरा। कहता विविपेरस जर्मिनेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन which is characteristics of magro vegetation found in muddy saline condition, that is rhizophora। अब इसमें क्या होता है बेटा कि इसके अंदर आपको जो है भ्रूण की कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है। ठीक है,
और उसका अंकुरण फल के अंदर ही हो जाता है। देखो बेटा, इसका एक डायग्राम मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं ये आपको डायग्राम बता रहा था ना, तो इस डायग्राम के अंदर सॉरी, यहां पे ये इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम में क्या है, पेड़ के ऊपर ही फल है और फल में बीज होंगे और उससे कुछ ब्रांचेस निकल गई। मतलब व्हाट, फल के अंदर जो बीज था उसी के अंदर अंकुरण हो गया। यही तो जरायुज था है। इसी को तो अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, जरायुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जरायुज, विविपेरस। अब देखो इसको पढ़ते हैं कि यहां भ्रूण की कोई विश्राम अवस्था नहीं होती है। भ्रूण की किसी भी प्रकार की कोई विश्राम अवस्था जो है वह देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं मिलेगी। और अंकुरण फल के अंदर ही होता है, मतलब सीड जर्मिनेट इनसाइड दी फ्रूट, जबकि वह जनक पौधे से, और फ्रूट इज ऑलरेडी अटैच्ड एट दी पेरेंट प्लांट, यानी स्वस्थानीय अंकुरण, इसे जरायुज अंकुरण भी कहते हैं। क्लियर है चीज। ये देखो, एक पेड़ की डाली है, ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर फ्रूट लगा हुआ है, और फ्रूट से क्या हो गया, एक बेटा आपको जर्मिनेशन देखने को मिल रहा है। ये क्या है, जर्मिनेशन देखने को मिल रहा है। ये देखो, आपको प्लांट के अंदर भी दिखाया कि हियर देयर इज नो रेस्टिंग पीरियड ऑफ एम्ब्रियो and the germination occur inside the fruit while it is attached to the parent plant, or such type of germination is called as in situ germination. This is called viviparous germination or vivipary. Example अपन ने लिखवाया rhizophoरा, ध्यान रखना, rhizophoरा क्या एग्जाम्पल है बेटा, rhizophoरा जो है एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। दी बॉटनिकल आर्किटेक्चर ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का बॉटनिकल आर्किटेक्चर देखते हैं। फलों का वानस्पतिक वास्तुकला, हालांकि ये एनसीईआरटी ने बेटा नहीं दी है ऐसी किसी तरह की हेडिंग, लेकिन मैंने कुछ अच्छा अजीब अट्रैक्शन के लिए किया है। फ्रूट्स पढ़ रहे हैं बेसिकली, बस ज़्यादा अपन को इसके ऊपर जाना नहीं है। बेसिकली अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, वी वांट टू ट्राई टू स्टडी दी फ्रूट। क्या पढ़ रहे हैं, एक मिनट, क्या पढ़ रहे हैं, फ्रूट पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस ज़्यादा आपको थोड़ा इसको देखते हैं, क्या पढ़ेंगे अपन लोग, फ्रूट जो है पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फल बेसिकली अपन लोग पढ़ रहे हैं, फलों को पढ़ेंगे बेटा। फल जो होता है वह क्या होता है, निषेचन के बाद जो अंडाशय जो है, अंडा से आगे चलकर ओवेरी जो है, इसको बोलते हैं ओवेरी, ओवेरी अंडाशय। अंडाशय जो है ये आगे चलकर फ्रूट जो है, फ्रूट या जिसको बोलते हैं फल, फल का निर्माण करता है। ठीक है, पुष्पी पादपों या आवृद्धिजीवी पौधों की विशेषता फल की उपस्थिति है। निषेचन के बाद परिपक्व अंडाशय को क्या बोलते हैं, फल कहते हैं। कि द इन फ्लोरिंग प्लांट और द एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द राइपन्ड और मैच्योर ओवेरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। मैच्योर ओवेरी या राइपन्ड ओवेरी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्रूट बोलते हैं। फिर क्या होता है देखो बेटा, फ्रूट वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, एक कुछ अजीब सा है। अजीब सा तो क्या है, इंटरेस्टिंग है, स्टार लगा दीजिएगा बेटा, ठीक है ना। स्टार क्यों लगाना, क्योंकि ये कुछ अजीब है। अनिषेक जनित फल बेटा, ऐसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं, जिसके अंदर निषेचन नहीं होता है, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, अनिषेक जनित फल कहते हैं। इन फलों का निर्माण भी अंडाशय से ही होता है, इसलिए ये सत्य फल है। इंपॉर्टेंट है, वो कह सकता है कि ये कैसे फल है, सत्य या असत्य। ये सत्य फल होते हैं, दे आर ट्रू, सत्य फल होते हैं। आगे पढ़ेंगे, सत्य फल और आभासी फल, दे आर ट्रू फ्रूट्स। इनको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। इनमें किसी भी तरह के आपको बीज देखने को नहीं मिलते, जैसे केला है, जैसे अंगूर है, ये सब अनिषेक जनित फलों के उदाहरण होते हैं। द पार्थेनोकार्पिक fruit, the fruits which are developed without fertilization are called as parthenocarpic fruit. They are also known as true fruits. Why? Because they also develop from the ovary. ठीक है, and they do not possess seeds, like example grapes and banana. Is that clear? Then come on the true. अगर फ्रूट्स के अंदर बात करें सबसे बाहर की तरफ, तो क्या होती है बेटा, फ्रूट वॉल होती है, जिसको
फल भित्ति कहते हैं, और अंदर की तरफ क्या होता है बेटा, सीड या बीज होते हैं। फल, एक फल में दो भाग होते हैं, फल भित्ति और बीज। बीज अपन ने पढ़ लिया है, फल भित्ति देख लेते हैं। फल भित्ति जो होती है वह ड्राई भी हो सकती है या फ्लैसी भी हो सकती है, ठीक है। फ्रूट वॉल, द फ्रूट वॉल को ही अपन लोग पेरिकार्प कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पेरिकार्प कहते हैं। डेवलप फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवेरी, ओवेरी की वॉल से बनेगी कि बीज किससे बन रहा है, ओवेरी से बन रहा है। तो फल की भित्ति जो उनके चारों तरफ जो भित्ति होगी वह पेरिकार्प जो है वह किससे बनेगी बेटा, आपके अंडाशय की दीवार से बनती, वॉल ऑफ ओवेरी। यह शुष्क या मांसल, ड्राई भी हो सकती है और मांसल भी हो सकती है। मटर के अंदर आपको ड्राई देखने को मिलेगी और टोमेटो के अंदर आपको फ्लैसी देखने को मिलेगी। सबसे बाहर की तरफ भित्ति होती है, उसको बोलते हैं बेटा एपिकार्प। बीच के अंदर क्या होती है बेटा, मीजोकार्प, और एंड में क्या होती है बेटा, एंडोकार्प, ठीक है। बाहर की भित्ति एपिकार्प, बीच के अंदर मीजोकार्प, सबसे अंदर की तरफ जो दिखेगी उसको बोलेंगे एंडोकार्प, ठीक है। तीन आवरण होते हैं। यह फल भित्ति जो पेरिकार्प होती है वह तीन स्तरों से मिलकर बनी होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। ये तीन तरह की होती है। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखो कि बीजांड बीज से विकसित होते हैं। सीड्स आर डेवलप फ्रॉम दी ओव्यूल, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखो बेटा, दो तरह के फल होते हैं, एक तो होते हैं बेटा ट्रू फ्रूट्स और एक होता है बेटा फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट जिनका फॉर्मेशन, ऐसे फ्रूट जिनका फॉर्मेशन बेटा अंडाशय से होता है। द फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम दी फ्रूट्स विच, जस्ट एक मिनट, The fruits which are developed from the ovary are called as true fruits. ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उसको तो बोलेंगे अपन सत्य फल। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो अंडाशय से विकसित नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, आभासी फल कहते हैं। देख लेते हैं यहीं से कि वह फल जो अंडाशय से विकसित होता है सत्य फल कहलाते हैं। एंड मैक्सिमम जो फल होते हैं, मैक्सिमम जो फ्रूट्स होते हैं वह कैसे होते हैं बेटा, ट्रू होते हैं, सत्य फल होते हैं। द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द ओवेरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर ट्रू फ्रूट्स। कुछ अन्य फल जैसे इफ एनी अदर फ्लोर पार्ट टेक पार्ट इन द फ्रूट फॉर्मेशन, अगर ओवेरी को छोड़कर अंडाशय का कोई दूसरा भाग फल का निर्माण करता है, यदि फल निर्माण में कोई अन्य पुष्पी भाग काम में आता है तो उसे आभासी फल या स्यूडोकार्प, स्यूडोकार्प भी कहते हैं। जैसे एप्पल है, जैसे नाशपाती, पियर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर देखने को मिलता है। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये एप्पल का है। किसका है बेटा, एप्पल, सेव का है, ठीक है। क्लियर है बेटा। आगे देखो बेटा, ये आपके डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। सेव के अंदर ये चीज ध्यान रखना, सेव के अंदर आभासी फल है। एप्पल जो होता है, एप्पल जो होता है वह आपके स्यूडोकार्प होता है, स्यूडोकार्प होता है। जो आपके ट्रू फ्रूट्स नहीं है वो आपका फॉल्स फ्रूट है, ठीक है बेटा। कैसा फ्रूट है बेटा, फॉल्स फ्रूट है। और फॉल्स फ्रूट के अंदर इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण थैलेमस से होता है। इसका निर्माण किससे होता है बेटा, थैलेमस से होता है, थैलेमस से होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। तो ये आपके एप्पल का है, डायग्राम दे रखा है। एप्पल के बाद आपके स्ट्रॉबेरी, फर्स्ट फ्रूट ऑफ एप्पल एंड एप्पल, ये दोनों एप्पल, ये थैलेमस है, थैलेमस ये वाला पोर्शन है। ये हो गया सीड हो गया, ये हो गई एंडोकार्प, ये हो गई मीजोकार्प, और ये आपके जो है वह स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी क्या है बेटा, फॉल्स फ्रूट होते हैं, ध्यान रखना। ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ये पूछा हुआ नहीं है कभी, इसलिए आप स्टार लगा देना। स्ट्रॉबेरी क्या है बेटा, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है बेटा। तो बढ़िया बेटा, ये आपकी आई थिंक लास्ट स्लाइड है, ठीक है। ये आपके जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है जो अपन क्वेश्चन जब करेंगे, एमसीक्यू जब करेंगे, उस समय अपन लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।